अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, कैसे हैं? ठीक हैं सब लोग? आज हम बड़ी मज़े की चीज़ें पढ़ने वाले हैं और वो है एरर्स इन सोशल कॉग्निशन। सोशल कॉग्निशन को तो हमने डिस्कस कर लिया था। सोशल कॉग्निशन क्या होती है? सोशल का मतलब है समाजी, कॉग्निशन कहते हैं पहचानने को, समझना, बूझना लोगों को, ठीक है ना। सो हम लोगों को समझ बूझ सकते थे, उनके बिहेवियर्स के बारे में हम लोग परसेप्शंस बना सकते थे, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर हम उनके बारे में जो है अपनी राय कायम कर सकते थे। तो ये थी सोशल कॉग्निशन, कि हम लोगों को देखने के बाद उनको परख जाते थे तो वो किस तरह के हैं, वो कहलाती थी सोशल कॉग्निशन। अब है एरर इन सोशल कॉग्निशन। तो एरर्स इन सोशल कॉग्निशन क्या होंगे कि हम लोगों को पहचानने में जो गलतियाँ करते हैं, है कि नहीं। अक्सर हमारा कोई नुकसान हो जाए तो हम कहते हैं यार बस बंदे को पहचान नहीं पाया मैं। तो ये वही चीज़ें हैं कि जिसमें हम कहते हैं कि एरर्स इन सोशल कॉग्निशन, के हम लोगों को पहचानने में जो गलतियाँ करते हैं वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं। एरर्स इन सोशल कॉग्निशन, हाउ वी मेक रॉन्ग डिसीजंस अबाउट द पीपल्स, हाउ वी मेक रॉन्ग इमेजेस ऑफ द पीपल्स इन आवर माइंड। तो उनके बारे में जो हमारी सेल्फ परसेप्शन है वो किस तरह से गलत हो सकती है, इसको हम कहते हैं एरर इन द सोशल कॉग्निशन। तो ये सोशल कॉग्निशन वाले टॉपिक में जो है ये आपका है। देखें, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। इंसान की जो नेचर है इसका एक बहुत अहम पहलू है ये, दैट कि वी ऑलवेज कॉन्शियसली एस्पायर टू थिंक। हम हमेशा जो है वो कॉन्शियसली का मतलब होता है कि खुद से ख्वाहिश यही करते हैं कि जनाब साहब टू थिंक रेशनली। वी ऑलवेज कॉन्शियसली एस्पायर, हम बिल्कुल खुद से जो है वो यही ख्वाहिश करते हैं कि हम सोचें अकली तौर पे। रेशनल कहते हैं अकली तौर पे या लॉजिकली, मतलब कि किसी लॉजिक के हिसाब से। सो दैट आवर डिसीजंस आर जजमेंट्स अबाउट द पीपल्स आर इवेंट्स आर नॉट रॉन्ग। देखें, वो कह रहा है कि ये इंसान की फितरत का एक बहुत बड़ा पहलू है कि हम यही ख्वाहिश करते हैं, जानबूझ के हम ये ख्वाहिश करते हैं कि हम लॉजिकली या अकली तौर पर लोगों के बारे में वो डिसीजंस या वो जजमेंट्स बनाएं जो कि गलत ना हो। बात समझ आई कि नहीं? ज़ाहिर बात है, हम हमारी नेचर ये है, इंसान की नेचर ये है कि ये चाहता है कि वो जो काम करे वो सही हो, गलत ना हो। लोगों के बारे में जो राय, जो जजमेंट्स कायम करे वो सही हो, गलत ना हो। सो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैव फाउंड out that motivation to a reason। सोशल साइकोलॉजिस्ट ने ये देखा है कि किसी भी रीज़न के लिए जो मोटिवेशन है, इन एन एरर फ्री मैनर, किसी ऐसे मैनर में जिसमें गलती का चांस ना हो, इज़ ऑफन ओवर पावर्ड, वो बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर पावर्ड होती है बाय एन एडेप्टिव प्रोसेस। मतलब कि एक ऐसे प्रोसेस के ज़रिए जो कि एडेप्टिव है, वेयर वी टेंड टू रिड्यूस द कॉग्निटिव एफर्ट्स, जहाँ पर हम कॉग्निटिव एफर्ट्स को कम करने की कोशिश करते हैं, रिक्वायर टू अंडरस्टैंड द सोशल वर्ल्ड, जो कि हमें लोगों को समझने के लिए ज़रूरी होती है। ठीक हो गया। सो सोशल साइकोलॉजिस्ट है फाउंड दैट, सोशल साइकोलॉजिस्ट ने देखा कि किसी भी रीज़न को जानने के लिए जो हमारी मोटिवेशंस हैं, एक ऐसी रीज़न को जानने के लिए जो कि जिसमें गलती के चांसेस नहीं हैं, वो ज़्यादा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं। किस प्रोसेस के ज़रिए? अडाप्टिव प्रोसेस के ज़रिए, जिसमें हम लोगों को समझने के लिए जो कॉग्निटिव एफर्ट चाहिए उनको हम कम से कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। सो कीप इन माइंड दिस लेक्चर इज़ डिवोटेड टू सेवरल ऑफ द एस्पेक्ट्स। इस लेक्चर में देखिए बेटा, हम बहुत ज़्यादा एरर्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमें दूसरे लोगों को या दूसरे पीपल्स को जो है वो समझने में जो है वो गलती
हो सकती है, जिनके ज़रिए हम लोगों को समझने में। इसमें सबसे पहले है कॉग्निटिव एक्सपेरिमेंटल सेल्फ थ्योरी। कॉग्निटिव एक्सपेरिमेंटल सेल्फ थ्योरी क्या है जी? कॉग्निटिव एक्सपेरिमेंटल सेल्फ थ्योरी में ये हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने ही जो है वो बनाई हुई जो थ्योरी है, ठीक है ना, मतलब कि अपनी सोच समझ के मुताबिक जो हमने जो थ्योरी बनाई हुई है वो किस तरह से जो है हमें फ़ायदा दे रही है या किस तरह से जो है वो हमें नुकसान दे रही है। मतलब कि हम खुद से जो एक राय कायम कर लेते हैं समटाइम्स ना, देखा होगा आपने कि हम एक चीज़ के ऊपर अड़ जाते हैं, हमें कोई एक चीज़ अच्छी लगने लग जाती है, जस्ट लाइक दैट कि अब विंडो 10 भी आ चुकी है, 8 है, 7 है, लेकिन 8 है, लेकिन मैं अपने इस लैपटॉप के अंदर जो है वो इसी चीज़ के ऊपर एग्री हूँ कि बस विंडो 7 बेस्ट है, अभी भी मैंने विंडो 7 रखी हुई है। तो ये एक कॉग्निटिव एक्सपेरिमेंटल मेरी सेल्फ थ्योरी है कि मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बेस्ट है। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स होती हैं लोगों की, ठीक है ना। तो चलें इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है पेइंग अटेंशन टू इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन, मतलब कि एक ऐसी चीज़ के ऊपर अपनी तवज्जो जो है वो माकूल करना जो कि इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट कहते हैं मुतज़ाद को, मतलब कि उल्ट चीज़ के ऊपर जो है वो तवज्जो मरकूज़ करना। फिर है प्लानिंग फॉल्सी, जो हम प्लान्स करते हैं उसमें गलतियाँ। फिर है ऑटोमेटिक विजिलेंस, ठीक है ना। ऑटोमेटिक विजिलेंस क्या है? ऑटोमेटिक कहते हैं जो खुद ब खुद हो, और जो है वो विजिलेंस कहते हैं निगरानी को, मतलब कि खुद ब खुद निगरानी करना। उसके बाद आ जाएगा पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ थिंकिंग टू मच, मतलब कि बहुत ज़्यादा सोचना। देखिए ना, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ही कॉन्शियस हो जाते हैं किसी चीज़ के बारे में, और उससे फिर फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान हो जाता है और हम जो है वो गलती कर बैठते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं तो उसमें भी गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं कि एक चीज़ को लाइटली सोचना था लेकिन हम उसको ज़्यादा। फिर है जी काउंटरफेशियल थिंकिंग, ठीक है ना, काउंटरफैक्चुअल, सॉरी। सो काउंटरफैक्चुअल किसको कहते हैं? काउंटरफैक्चुअल कहते हैं जवाबी थिंकिंग, मतलब कि कोई चीज़ हो रही है तो उसके रिस्पांस में जो हमारी जो थिंकिंग होगी वो होगी काउंटरफैक्चुअल। फिर है मैजिकल थिंकिंग, ठीक है ना, मैजिकल थिंकिंग। सो इसी को हम थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इन सारी गलतियों को या इन सारे एरर्स को, ठीक है जी। तो कॉग्निटिव एक्सपेरिमेंटल सेल्फ थ्योरी, इसमें देखें कॉग्निटिव एक्सपेरिमेंटल जो है वो सेल्फ थ्योरी क्या है। कॉग्निटिव एक्सपेरिमेंटल सेल्फ थ्योरी पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं? एरर हैं हमारी जजमेंट के अंदर, हमारे जजमेंट के रिजल्ट्स के अंदर जो है वो कॉग्निटिव एक्सपेरिमेंटल सेल्फ थ्योरी पॉइंट्स दैट एरर्स। कॉग्निटिव एक्सपेरिमेंटल सेल्फ थ्योरी उन एरर्स को या उन गलतियों को जो है वो पॉइंट करती है हमारी जजमेंट के अंदर, जो कि जो किसके रिजल्ट में होते हैं? रिजल्ट फ्रॉम आवर इंट्यूशन, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, जो कि हमारी जो मतलब कि पुरानी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके ऊपर जिनकी बुनियाद है, ठीक है ना। इंट्यूशन किसको कहते हैं? कि जो एकदम से हम करते हैं, यकदम, मतलब कि हमने किसी एक चीज़ को देखा और उसी वक्त उस चीज़ के बारे में हमने एक राय कायम कर ली अचानक से। इसकी एग्जांपल है लव एट फर्स्ट साइट, ठीक है ना। सो कॉग्निशन या कॉग्निटिव एक्सपेरिमेंटल थ्योरी पॉइंट्स जो हैं वो उन एरर्स को या उन जजमेंट्स को जो है वो पॉइंट करते हैं या हाईलाइट करते हैं, जो कि हमारी इंट्यूशन बेस्ड या पास्ट एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर जो हमारी राय है वो कायम हो जाती है। द रेशनल थिंकिंग हायर एनालाइजिंग आर प्रॉब्लम, मतलब कि हम किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी सिचुएशन को देखने के लिए उसके मौजूदा हालात को नहीं देखेंगे। अपने माजी में उस जैसी कोई सिचुएशन को अगर हमने फेस किया तो उससे जो माजी वाली जो सिचुएशन है उससे जो हमें
सबक हासिल हुआ, उस सबक को लेकर हम जो मौजूदा सिचुएशन है उसको हल करने की कोशिश करते हैं, या उसके अकॉर्डिंगली हम मौजूदा सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। डजेंट मैटर कि वो पुरानी सिचुएशन के साथ मैच करती हो या ना हो। फ़र्ज़ किया कि हम जो है किसी रोड पे जा रहे हैं और पहले उस रोड पे हमारे साथ एक्सीडेंट हुआ हो, या वो रोड ख़राब था उस वक्त जब एक्सीडेंट हुआ था, तो अब अगर रोड ठीक भी हो गया तो भी हम उसी एक्सपेरिमेंट को लेकर ही चलेंगे, या अपने माइंड में वही चीज़ बनाएंगे कि या समथिंग जो है यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, बास्केटबॉल प्लेयर जो है वो बास्केटबॉल प्लेयर प्रेफर्स अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज़, और बास्केटबॉल का प्लेयर जो है वो अपने पुराने जूतों को प्रेफर करेगा। दैट में बी डेंजरस इन टर्म्स ऑफ इंजरीज ओइंग टू इनएडिक्वेट बॉडी बैलेंस। अब उसको पता भी है कि पुराने जूते उसके लिए इंजरी का बायस बन सकते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी का जो बैलेंस है वो उन पुराने जूतों की वजह से नहीं रहेगा। टू अ पेयर ऑफ न्यू प्रॉपर बास्केट शूज़, अब एक प्रॉपर बास्केट शूज़ है और एक पुराने नॉर्मल शूज़ हैं, तो वो अपने नॉर्मल शूज़ को प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि एज टू अकर टू हिम दैट द ओल्ड शूज़ हैड प्रोवाइड टू बी लकी फॉर हिम इन द पास्ट। अब वो ये देखना चाहिए कि भाई ये जूता जब मैंने पहना था तो मैं मैच जीता था, कि ये जूता मेरे लिए लकी साबित हुआ। अब अगरचे वो जूता उसको डैमेज भी कर रहा है, ठीक है ना, उसके लिए नुकसानदेह भी है, लेकिन फिर भी वो वही पहनेगा। तो उसको कहते हैं कॉग्निटिव एक्सपेरिमेंटल सेल्फ थ्योरी, कि किसी भी चीज़ के बारे में जो हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ है, या किसी भी चीज़ के बारे में जो हमारा तजर्बा हुआ है, उस तजर्बे से हमने अपनी एक फ़िलासफ़ी बना ली है, एक अपनी थ्योरी जो है वो बना ली है, अपनी एक राय कायम कर ली है किसी भी तजर्बे से, तो उसी को ही लेकर फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है ना। तो ये एक जो है वो एरर है इन सोशल कॉग्निशन के, जो हमारी अपनी राय कायम कर ली है हमने किसी भी तजर्बे से, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, वो गलत भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट एरर है। सेकंड देखें, पेइंग अटेंशन टू इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन। हम इनकंसिस्टेंट या जो है वो मुतज़ाद इंफॉर्मेशन के ऊपर हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं, मतलब कि नॉर्मल चीज़ों को हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, जो अब नॉर्मल चीज़ें हैं उनके ऊपर हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं। देखें, इंफॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट विद अ पर्सन, किसी भी पर्सन के साथ जो इंफॉर्मेशन है वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना। तो इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो अगर किसी पर्सन के साथ है, तो इसमें देखें हिज आर हर रोल, ठीक है ना, उसमें उसका बंदे का या बंदी का जो किरदार है, ठीक है ना, उसको हम देखेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट विद अ पर्सन, his or her role to any event might be highly effective in attracting our attention, but it may be distract the observer। ये जो observer है उसको distract भी कर सकता है, या listener को from the consistent or relevant information। देखिए, इंफॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट विद द पीपल, मतलब कि जो है किसी भी बंदे के साथ जो मुतज़ाद की जो इंफॉर्मेशन है या इवेंट की जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी हमें उस बंदे को अट्रैक्ट करने में, या उसको इसकी तरफ तवज्जो देने में। लेकिन ये वो कह रहा है कि डिस्ट्रैक्ट, ये ऑब्ज़र्वर को या लिसनर को डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती है कांस्टेंट इंफॉर्मेशन या रेलिवेंट इंफॉर्मेशन से। बात समझ आ गई कि नहीं, कि अगर किसी चीज़ से हमें मुतज़ाद है तो उसके बारे में जो हम एक राय कायम कर लें वो उसकी हकीकी दुनिया से मुख्तलिफ भी हो सकती है, लेकिन हम वो बना लेंगे। अब इसकी एग्जांपल से आपको समझ आएगी। देखिए, सोशल साइकोलॉजिस्ट हैव प्रोवाइडेड एविडेंसेस दैट इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन इज़ बेटर रिमेंबर्ड दैन द कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द जेंडर रूल। कह रहे कि जो मुतज़ाद वाली जो इंफॉर्मेशन है वो बड़े आसानी से ही समझी जा सकती है, बजाय इसके कि जो एक कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। देखें, अकॉर्डिंग टू देयर स्टडी क्वालिटीज़ दैट आर यूजुअली नॉट एसोसिएटेड विद अ जेंडर, वो क्वालिटीज़ जो आमतौर पे किसी एक
जेंडर या किसी एक जो सिर्फ के साथ नहीं जुड़ी हुई वर बेटर रिमेंबर्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स देन दोज दैट आर यूजुअली एसोसिएटेड विद द जेंडर्स। देखें, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्वालिटीज दैट आर यूजुअली नॉट एसोसिएटेड विद द जेंडर वर बेटर रिमेंबर्ड देन द by the participants than those that are usually associated with the gender। कह रहे कि वो क्वालिटीज़ जो किसी एक जेंडर या किसी एक सेक्स के साथ नहीं जुड़ी हुई वो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं बजाय इसके कि उन क्वालिटीज़ को जो कि किसी एक जेंडर के साथ या किसी एक जो है वो सेक्स के साथ जुड़ी हुई हैं। लाइक इसमें देखें एडवर्टाइजमेंट या एडवेंचरस फॉर मेल, फीमेल जो हैं वो एडवेंचरस होते हैं और फीमेल जो हैं वो इमोशनल होती हैं, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल ये है। अब देखिए दोज फाइंडिंग्स डू इनिशिएट दैट इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन में ओवरशेडो द इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन। देखिए ये जो फाइंडिंग्स हैं ये जाहिर करती हैं कि जो इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो मुतज़ाद इंफॉर्मेशन है, वो ओवरशैडो हो सकती है, मतलब कि वो एक बहुत बड़ा इमेज छोड़ सकती है द इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन, मतलब कि वो एक जो कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो इमेज छोड़ सकती है। बात आपको समझ आ गई है इसकी, मतलब कि अगर हम मुतज़ाद चीज़ों के ऊपर जो है वो तो जो है वो ज़्यादा देते हैं एज़ कम्पेयर टू सिमिलर चीज़ों को मिलते हैं। देन नेक्स्ट एरर आ जाएगा इसमें बेटा प्लानिंग फॉल्सी। प्लानिंग फॉल्सी क्या है? प्लानिंग फॉल्सी में आप देखें कि व्हेन इट कम्स टू डिसाइडिंग अबाउट टाइम वी विल टेक टू कंप्लीट अ टास्क। व्हेन इट कम्स टू डिसाइडिंग अबाउट द टाइम वी विल टेक टू कंप्लीट अ टास्क we offer overshoot the time period that we had assigned to ourselves। कि जब हमें कोई काम करने के लिए कोई जो है वो टाइम पीरियड मिलता है तो हम उसको उस टाइम पीरियड जो हमने बनाया होता है उसके अंदर हम वो टास्क पूरा नहीं कर सकते। ऐसे होता है ना सबके लिए, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि हम ये एक प्लान बनाते हैं कि जनाब हमने 4 बजे तक ये बुक का ये वाला चैप्टर जो है वो पढ़ लेना है, लेकिन हम उस टाइम पीरियड के अंदर अपने उस टास्क को पूरा नहीं कर पाते। प्लानिंग फॉल्सी हो जाती है। देखिए व्हेन इट कम्स टू डिसाइडिंग अबाउट द टाइम वी टेक टू कंप्लीट अ टास्क वी ऑफन ओवरशूट द टाइम पीरियड। तो हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता है दैट वी हैव असाइंड फॉर आवर सेल्फ, जिसको हमने अपने लिए बनाया था। दिस इज़ कॉल्ड द प्लानिंग फॉल्सी। देखें रीज़न फॉर दिस is that while initially taking decisions about the time required। देखिए इसकी जो रीज़न है ना वो ये है कि जब हमने उस टास्क को करने के लिए जो एक टाइम रिक्वायर्ड था जब वो बनाया था, रदर देन फोकसिंग ऑन द टाइम, हम उस चीज़ के ऊपर नहीं फोकस कर रहे थे। वी हैड टेकन टू अकॉम्प्लिश अ टास्क इन द पास्ट, वी जनरली फोकस ऑन द इवेंट एक्शन टू आवर फ्यूचर। लेकिन हम माजी की चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हम फ्यूचर की चीज़ों के ऊपर फोकस करके अपना टाइम निकालेंगे कि भाई ये चीज़ मैं इतने वक्त में कर सकता हूँ, हालांकि वो उतने वक्त में हो ही नहीं सकती। देखिए आप दिस टेंडेंसी डिस अलाउज अस टू डू अ रियलिस्टिक एस्टिमेट ऑफ द टाइम एडेड। देखिए फर्दर मोर सोशल साइकोलॉजिस्ट हैव फाउंड दैट एट द टाइम ऑफ इनिशियल डिसीजन मेकिंग इवन if one is reminded of excessive time occurred in the past, the delay is usually attributed to some external factor rather than our own capabilities to finish the task। अब देखें अगर हमने एक माजी को देखते हुए एक डिसीजन लिया है, माजी को देखते हुए अगर एक हमने डिसीजन लिया है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है हम जो अपना नॉर्मल टाइम है उसको जो है वो हम लेंगे। मतलब कि टाइम हमने फ़र्ज़ किया एक काम करने के लिए हमने टाइम बनाया कि ये चैप्टर मैंने 1 घंटे में याद कर लेना है। अब अगर वो नहीं होता, ज़्यादा टाइम लग जाता है, बजाय इसके कि हम अपने आप की गलती को माने, एक्सेप्ट करें कि हमारे जो प्लानिंग है उसमें कोई
फालसी थी या डिस्टर्बेंस थी, हम ये कहेंगे कि नहीं यार वो बस जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे, बस वो लाइट चली गई थी इसलिए मैं ये नहीं कर सका, या मुझे फ़लाँ ने आवाज़ दे दी थी, या मेरी कंसंट्रेशन, अगर थोड़ा सा किसी और रीज़न की वजह से हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता है तो वी ब्लेम ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करना शुरू कर देंगे, अपनी गलती को नहीं मानेंगे। बस वो कहते हैं ना कि अगर अच्छा हो जाए तो मैंने किया है, अगर कुछ बुरा हो जाए तो बस फ़लाँ की गलती है। सो इट्स द प्लानिंग फॉल्सी। अगर हम टाइम को मैनेज कर लेंगे तो देन वी विल अप्रिशिएट आवर सेल्व्स, लेकिन अगर हम प्लान को मैनेज नहीं कर सकते तो फिर हम उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स को काउंट करना शुरू कर देते हैं कि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हुआ है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है बेटा ऑटोमेटिक विजिलेंस। ऑटोमेटिक विजिलेंस क्या है? सोशल साइकोलॉजिस्ट हैव इंडिकेटेड दैट रदर देन फोकसिंग ऑन द कॉमन एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन, क्योंकि किसी एक सिचुएशन के जो कॉमन एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस करने के बजाय we tend to focus more on negative aspects of the situation, हम उस सिचुएशन के नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। देखें, टू अंडरस्टैंड द कॉमन एस्पेक्ट्स ऑफ द सोशल फिनोमिना माइट नॉट टेक प्लेस एज एडिक्वेट अटेंशन वाज गिवन टू दोज। देखिए स्टडीज़ में क्या है जी, हैंसन ने 1988 में ये नोट किया था कि पार्टिसिपेंट्स आर इजीली एबल टू लोकेट an angry face in the crowd of a normal or happy people। उन्होंने ये देखा था कि लोग नॉर्मल और हैप्पी फेसेस के अंदर एक एंग्री फेस को तो बड़ी जल्दी से लोकेट कर सकते हैं, लेकिन जो है एंग्री फेसेस के अंदर एक नॉर्मल फेस को लोकेट नहीं कर सकते इतनी ईजीली। बात समझ आ गई ना, कि नॉर्मल फेसेस के अंदर एक एंग्री फेस को बड़ी ईजीली जो है वो डिटेक्ट कर लेंगे, लेकिन एंग्री फेसेस के अंदर नॉर्मल फेस को डिटेक्ट करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो ऑटोमेटिक विजिलेंस क्या है? सोशल, इसमें ये देखें कि हम उस चीज़ के ऊपर जो है फोकस करते हैं विजिलेंस बेटा निगरानी को कहते हैं। सोशल के जो कॉमन एस्पेक्ट्स हैं उन पे फोकस करने के बजाय हम नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ थिंकिंग टू मच। अच्छा, ये हर किसी के साथ होता है भाई ये वाला, ख़ास तौर पे एमसीक्यूज़ को हल करते हुए जो है, जब हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर देते हैं ना किसी चीज़ के ऊपर, फिर हम गलती करते हैं। जब हम उस चीज़ को नॉर्मली देखेंगे तो फिर हम एक अच्छा जो है वो डिसीजन बना सकते हैं। देखें, देयर आर टाइम्स व्हेन वी ओवर डू केयरफुल थिंकिंग। अब ये वक्त है कि जब हम केयरफुल थिंकिंग को ज़्यादा लेते हैं, एंड दिस में रिजल्ट इन कन्फ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन एंड रॉन्ग जजमेंट्स। कि जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सर पे सवार कर लेते हैं तो उसमें फिर हम कंफ्यूज होते हैं, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है और हम गलत फैसले कर जाते हैं, रॉन्ग जजमेंट्स। देखें, विल्सन और स्कूलर ने 1991 में एक स्टडी की, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को रेट किया या उनको कैटेगराइज किया सेवरल स्ट्रॉबेरी जैम्स के लिए। ओके, स्ट्रॉबेरी जैम्स दी एंड अदर हाफ ऑफ देम वर टू एनालाइज द रीज़न फॉर रेटिंग द themselves to give to each jam। दो ग्रुप्स बना लिए, एक को उन्होंने वैसे कहा कि आप जैम्स की कॉस्टिंग करें, दूसरों को उन्होंने कहा कि आप रीजंस के साथ, बड़े कैलकुलेशंस के साथ आप जैम्स की जो है वो कॉस्टिंग करें। तो रिसर्चर्स ने ये देखा कि who professionally compared various products about the correctness of judgments made on the two groups of participants. They found that according to expert judgments of the second half of the participants, consisting of participants who analyzed their own rating, were not as accurate than that of the first, consisting participants who simply rate। देखिए, वो बंदे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिंपली रेटिंग करनी थी उन्होंने अच्छी रेटिंग की, और वो जिन्होंने बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ रेटिंग करनी थी उनकी तवज्जो। बेटा ये होता है। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि हम समटाइम्स एमसीक्यूज़ हल कर ले होते हैं, जिस एमसीक्यूज़ पे हम बहुत ज़्यादा तवज्जो दे देंगे ना तो वो, अब इसकी और एग्जांपल भी है। हम फ़र्ज़ करें कपड़े की दुकान में, जूतों की दुकान में चले जाते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा जूते पड़े हुए हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ें देख लेंगे तो फिर हमारे लिए
फैसला करना मुश्किल हो जाएगा। जब हमारे पास चीज़ें ही चंद एक होंगी तो उसमें हम बड़ी इजीली जो है वो अपनी चीज़ को ले सकते हैं। देन आखिर पे आ जाएगा काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग क्या है? जवाबी थिंकिंग देखें। वी रिग्रेट आवर एक्शंस मोर व्हेन वी फाइंड आउट दैट आवर वाज rather unusually. For example, क्या है? Students who usually goes to school on bicycle went to school on foot on the day he become a victim of an accident. Another student who देखें, we regret, हम शर्मिंदा होते हैं अपने एक्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा when we find, जब हम ये देखते हैं आवर वाज दैट आवर वाज रेदर देन यूजुअल बिहेवियर, मतलब कि हम अपने एक्शंस के ऊपर ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं जब ये देखते हैं कि ये हमारी वजह से हुआ है। हालांकि अगर हम ये ना सोचे तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब देखें, इसमें एक बच्चा वो है जो रोज़ पैदल जाता है स्कूल, तो उसको फील नहीं होगा कि मैं पैदल जाता हूँ। एक वो बच्चा जिसकी अपनी गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ और आज उसको पैदल जाना पड़ा, तो वो जो अपनी गलती की वजह से एक्सीडेंट की वजह से पैदल जा रहा है आज, उसको बहुत ज़्यादा फील होगा कि मैं पैदल जा रहा हूँ, बजाय इसकी को जो नॉर्मल जाता है। जो नॉर्मल जाता है उसके लिए तो वो नॉर्मल चीज़ है। तो इसमें देखिए ये एक काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग आ जाती है इसमें, कि हम अपनी गलती की वजह से चीज़ों को ओवर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं, हालांकि वो यूजुअल होती है। इट इज़ द कॉमन टू एक्सपेक्ट दैट द फर्स्ट रदर द सेकंड स्टूडेंट माइट बी मोर रिग्रेटफुल ऑन हिज एक्शन, कि पहला बच्चा जिसका एक्सीडेंट हुआ वो अपने एक्शंस के ऊपर ज़्यादा रिग्रेटफुल होगा, ठीक है ना। द रीज़न फॉर दिस मोर रिग्रेट इन द केस ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट इज अल्टरनेटिव्स दैट वर नॉट चूजन बाय हिम, ठीक है ना। बोथ द स्टूडेंट्स माइट हैव रिक्वायर्ड द सिंपथीज, अब दोनों स्टूडेंट्स को सिंपथी मिल सकती है, लेकिन शायद उस बंदे को सिंपथी ज़्यादा मिले जिसका एक्सीडेंट हुआ हुआ, ठीक हो गया। ये है काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। नेक्स्ट आ जाएगा मैजिकल थिंकिंग। मैजिकल थिंकिंग क्या है? मैजिकल थिंकिंग इज अ काइंड ऑफ थिंकिंग दैट इन्वॉल्व्स इरेशनल assumptions often associated with, ठीक है ना, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। इरेशनल किसको कहते हैं बेटा? गैर माकूल को। तो मैजिकल थिंकिंग क्या है? ये एक ऐसी किस्म है थिंकिंग की जिसमें गैर माकूल अजम्पशंस जो हैं वो बनाते हैं। इसमें फिर दो लॉज आते हैं, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी एंड लॉ ऑफ रिकॉग्निशन, कॉन्टैजिन। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी देखें। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी स्टेट्स दैट वी अज्यूम दैट पीपल सिमिलर टू ईच अदर in appearance may be having similar fundamental characteristics। हम ये देखते हैं कि वो लोग जिनकी आपस में शक्लें मिलती हैं ना, हमारा ये मानना है कि उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो आदात हैं, वो भी एक जैसी होंगी। हालांकि ऐसा होता है या होता है या नहीं भी हो सकता। बात समझ लगी ना। फ़र्ज़ करें कि एक शख्स जिसकी शक्ल मिलती जुलती हो, उससे मिलती जुलती शक्ल वाले से हम वैसा सा ही जो बिहेवियर है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो भी वैसा ही करे। इसको कहते हैं लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। अब देखें कि कुछ चिल्ड्रन जो हैं, अगर उनको बिस्किट हम ये जो लिजर्ड होता है, मतलब कि छिपकली की शक्ल का अगर हम उनको बिस्किट देंगे तो वो नहीं खाएंगे, हालांकि है वो बिस्किट, लेकिन क्या है कि वो उसकी जो शेप है, जो सिमिलैरिटी है, वो एक छिपकली के साथ मैच है, तो वो उसको नहीं खाएंगे, ठीक है ना। सो ये है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। अब हम लॉ ऑफ कॉन्टैजिन तो डिस्कस करें। कॉन्टैजिन कहते हैं कि कॉन्टैजिनस कहते हैं कि मोतदी कहते हैं कि जो हमारे लिए नुकसानदेह हो। देखिए, इज़ द बिलीफ दैट वी व्हेन टू पीपल्स आर ऑब्जेक्ट कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, जब दो लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, दे पास ऑन देयर प्रॉपर्टीज टू वन अनदर एंड सच एन इम्पैक्ट लास्ट लॉन्गर आफ्टर द कॉन्टेक्ट इज ओवर। कि जब दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, अब वो मिलके वो अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन उनका जो एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट है वो बड़े लंबे अरसे तक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वन माइट नॉट लाइक टू यूज वेयर द कोट यूज्ड बाय HIV पेशेंट इवन आफ्टर इट वाज ड्राई क्लीन्ड। देखिए ना, एक बंदा दूसरे से मिला, अब कुछ चीज़ें उसने उसमें देखी, तो वो उसके लिए वो एक बड़े लंबे अरसे तक उसके माइंड में आ जाएंगी। पर उसके लिए वो उसका कोट नहीं पहन रहा कि वो HIV पेशेंट का कोट है, हालांकि वो ड्राई क्लीन भी हो चुका, लेकिन फिर भी वो नहीं पहन रहा, क्योंकि उसको डर है कि अब बहुत ज़्यादा लोगों को दूसरे लोगों से इस तरह भी होता है। फ़र्ज़ करें अगर किसी को ख़ारिश है या किसी के जूतों से स्मेल आती है, तो उसका जूता नहीं पहनेंगे वो,
क्योंकि उनको लगता है कि जनाब साहब ये पहनने से हमारे अंदर ये चीज़ आ जाएगी। तो ये कहलाती है लॉ ऑफ कंटाजन। कंटाजिनस कहते हैं मोतदी चीज़ों को, कि इसमें हम इस चीज़ से डर रहे होते हैं कि जो बीमारी दूसरे को है, जो अच्छी चीज़, जो बुरी चीज़ उसके अंदर है, वो कहीं हमारे अंदर ट्रांसफ़र ना हो जाए। इट्स अ मैजिकल थिंकिंग, इसमें लॉ ऑफ सिमिलैरिटी एंड लॉ ऑफ कंटाजिनस। थैंक यू बेटा। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड द एरर्स इन सोशल कॉग्निशन, कि वो कौन सी गलतियां हैं जो हम दूसरे लोगों को समझने में करते हैं, ठीक है ना। इसमें कॉग्निटिव एक्सपेरिमेंटल सेल्फ थ्योरी थी, पेइंग अटेंशन कॉग्निटिव एक्सपेरिमेंटल सेल्फ थ्योरी थी, जिसमें हमने अपनी ज़ाती तौर पे कोई राय कायम कर दी थी। और दूसरा था कि इनकन्सिस्टेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर हम ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे। प्लानिंग फॉल्सी, हम अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते। ऑटोमेटिक वेजिलेंस है, ठीक है ना। उसके बाद पोटेंशियल कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग आ गई, और आखिर पे मैजिकल थिंकिंग। तो ये कुछ एरर्स हैं जो हम सोशल कॉग्निशन में करते हैं। तो साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ है। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।